हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की जो हमारी चर्चा थी उसमें हमने भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर हमने चर्चा की थी। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि भारतीय संविधान सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। दूसरा हमने एक प्रावधान देखा था, भारतीय संविधान में जो है कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण भी है, अर्थात इसका संशोधन जो है आसानी से भी किया सकता है और संशोधन करने की पद्धति जटिल भी है। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसे देखिए। और तीसरी जो हमारी एक और विशेषता थी कि भारतीय संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से सम्मेलन से बनाया गया, अर्थात अलग अलग दुनिया के जो भी संविधान है उनको छानबीन कर जो बेहतर चीजें हैं वो हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। इसके बाद दो प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं, एकात्मकता के साथ संघीय विशेषता, अर्थात जो फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ अपनाया गया है। हालांकि फेडरल शब्द का संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ राज्यों का संघ शब्द का उपयोग किया गया है। तो वह प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है, उसमें हमने एकात्मकता और संघीय व्यवस्था की जो जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हमने देखा था। इसके साथ ही हमने भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हमने पढ़ी थी। जैसे कि भारत में 2 सदन होंगे, 2 स्तरीय सरकार होगी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार होगी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार होगी, बहुमत वाले दल का शासन होगा, जो निचला सदन है उसका विघटन होगा, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद उसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो विशेषतः ब्रिटेन पर आधारित है, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे यहाँ 200 वर्षों तक राज भी था और वहां से बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं। लेकिन 2 चीजों में हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से पृथक है। एक है मामला संसद का, एक संसदीय संप्रभुता, और दूसरी जो बात है वो है गणतंत्र। तो इन 2 चीजों में जो है, यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया, तो इन 2 चीजों में 2 मामलों में पृथक है। अर्थात देखिए, ब्रिटेन में जो संसद है वो वहां पर अल्टीमेट संप्रभु है, अर्थात जो भी ब्रिटेन की संसद कानून पारित कर देगी उसको ऐसा कोई जुडिशरी को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वह उसे निरस्त कर दे। लेकिन हमारे यहां पर क्या है, अगर संसद कोई कानून बनाती है और वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो जुडिशरी जो है उसे अवैध करार या उसे निरस्त भी कर सकती है। दूसरा, वहां पर जो संसदीय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है वहां पर जो राष्ट्र का प्रमुख है, जैसा कि मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, जो राजा या रानी है वो वहां पर एक निर्वाचित व्यक्ति ना होकर एक वंशीय परंपरा पर आधारित व्यक्ति है, अर्थात तो वहां पर हमारे यहाँ गणतंत्र है और वहां पर राजतंत्र है। ये 2 बातों में हमारी प्रणाली जो है संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से थोड़ा अलग हो जाती है। आगे आने वाले समय में देखेंगे अगर हमें कुछ और प्रोविजंस मिलते हैं कि और कुछ मामलों में अलग है, क्योंकि आपके मेंस के सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था की अर्थात भारतीय संविधान की अन्य देशों के साथ तुलना की गई है, एक टॉपिक मेंशन किया गया है। तो वहां पर लगभग हर साल 1-2 सवाल पूछे सकते इस तरीके के, अमेरिका में प्रणाली कैसी है, भारत में प्रणाली कैसी है, ब्रिटेन में प्रणाली कैसी है। तो जो प्रमुख देशों से संबंधित प्रावधान है वो हम उनको आने वाले समय पर देखेंगे। आज की देखिए हमारी जो चर्चा है उसमें हम 5 प्रोविजंस और देखने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पहला है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए, जो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि संसदीय जो संप्रभुता है वो ब्रिटेन का सिद्धांत है कि अर्थात वहां पर संसद सर्वोपरि है। कोई भी नियम कानून है उसको बनाने के लिए संसद सर्वोपरि है, जुडिशरी का वैसा रोल नहीं है जैसे यहाँ पर भारत में है। दूसरा, जो न्यायिक सर्वोच्चता की बात है वो अमेरिका की एक विशेषता है, अर्थात जुडिशरी जो है अमेरिका में वो प्रमुख है। संसद कोई भी कानून पारित कर दे, वहां पर जो जुडिशरी है उसे निरस्त कर सकती है। आने वाले समय में आपको ये 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये अमेरिका में कॉन्सेप्ट है जहां पर जुडिशरी पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ब्रिटेन में जो है वहां पर संसद बहुत पावरफुल है। लेकिन हमारे यहां पर जो प्रणाली अपनाई गई है वो दोनों में एक प्रकार से समन्वय स्थापित करती है। अब समन्वय किस प्रकार से, देखिए, अगर आप कोई भी कानून जो है, संसद कोई भी कानून पारित कर सकती है, कोई भी कानून संसद को अधिकार है कि वह पारित कर सकती है, नियम अधिनियम या कानून, कोई भी कानून, चाहे वो संविधान संशोधन की बात हो, मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात हो, कुछ भी यह अधिकार है। लेकिन जुडिशरी के पास यह अधिकार है कि जुडिशरी उसे अगर पाती है कि वो संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनका वायलेशन करता है या संविधान की जो वैल्यूज है उनका वायलेशन करता है, जिसे हम
संविधान के मौलिक ढांचे के तौर पर भी जानते हैं, जिसका विकास केशवानंद भारती बाद 1973 में हुआ था। तो अगर जो न्यायपालिका है, जो संसद है, वो कोई भी कानून तो बना सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को उल्लंघन नहीं कर सकती। तो यहां पर आप देखते हैं, अगर ऐसा हुआ जैसे कि देखिए कोई कानून आया और संसद ने मान लो पारित किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसे निरस्त कर दिया, तो फिर ये संसद के पास अधिकार है, संसद फिर से उसको पारित कर सकती है और फिर से जुडिशरी उसे निरस्त कर सकती है। तो यह प्रक्रिया है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि एक बार निरस्त करने के बाद संसद या जुडिशरी, संसद जो है उस पर फिर से कानून नहीं बनाती है, जैसे बहुत सारे ऐसे मामलों में। और अगर ऐसा ही हो सकता है कि जुडिशरी कोई फैसला दे, जैसा कि साहबानो मामलों में हुआ था, जैसे 3 तलाक वाली जो बात है, लगभग 20-25 साल 1980-86 जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो शाहबानो वाले केस में हुआ था। आपने सेक्रेट गेम्स में भी देखा होगा, आपने सुना होगा स्टार्टिंग में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज में तो 2-3 क्लिप को, तो कुछ चीजें आप ऐसे रिलेट करके भी पढ़ते रहिए। तो वहां पर हुआ क्या था, और प्रेजेंट में भी ये चीजें जन की साहबानो मामले में जो है, जो साहबानो जो महिला थी उनके फेवर में केस आया था कि पति को जो है तलाक की या जो भी रकम है वो उसकी व्यवस्था करने की, महिला के रख रखाव के लिए जो भी खर्च की वो देना होगा। लेकिन संसद ने उसको फिर से जो है इलीगल बना दिया, यानी कि अवैध बना दिया उसको फिर से। तो हुआ ये कि वो प्रक्रिया चली आ रही थी, फिर हाल ही है सुप्रीम कोर्ट का जो 2-3 साल पहले निर्णय आया और फिर 3 तलाक पर कानून बनाया। तो ऐसी प्रणाली होती है था, दोनों में समन्वय है। इसके साथ जो दूसरी हमारी यहां पर प्रमुख विशेषता है, और हाँ यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए 2 चीजें हैं हमारे यहां पर। आने वाले समय में जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और जब हम आर्टिकल 21 की व्याख्या करेंगे, अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, तो उस पर हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। और समय समय में भारतीय संविधान का क्या रुख रहा है इसके ऊपर, उसको भी हम देखने वाले हैं। देखिए 2 बातें, एक विधि की नियत प्रक्रिया और दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो पहले की जो है विधि की नियत प्रक्रिया, अर्थात जो लॉ बनाया गया है उसका असली इंटेंशन क्या है, तो उसके बेसिस पे जो है उसका डिसीजन या उसकी न्यायिक जो समीक्षा की जाएगी। जैसे कि कोई संसद ने कोई कानून बनाया, मान लीजिए आप कि संसद ने कोई धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कोई कानून बनाया हुआ है, या किसी एक धर्म के पक्षपात में या सभी धर्मों के लिए कोई कानून बनाया है, तो हमारे यहां जो है विधि की नियत प्रक्रिया, जो अमेरिका में जो कॉन्सेप्ट है विधि की नियत प्रक्रिया, हालांकि हमारे यहां भी इसका विस्तार किया गया है। तो अभी आप ऐसे समझिए कि संसद अगर विधि पहली जो प्रावधान है विधि की नियत प्रक्रिया, अगर इसके हिसाब से परीक्षण करेगी किसी कानून का जो भी संसद के द्वारा बनाया गया है, न्यायपालिका परीक्षण करेगी, जुडिशियल रिव्यू वगैरह करेगी, तो अगर देखेंगे वहां पर विधि जो लॉ बनाया गया था उसका असली इंटेंशन क्या था, और इंटेंशन के बेस पर उसको जो है निरस्त कर सकती है। और दूसरी जो प्रणाली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें केवल यह देखा जाएगा कि जो उस तरीके से बिल पारित करने की प्रक्रिया है उसको पालन किया गया है या नहीं किया गया है, और इसके आधार पर उसका परीक्षण किया जाएगा। तो यह जो हमारा यह वाला जो दूसरा पॉइंट है, यह एक प्रकार से संकुचित हो जाता है, न्यायपालिका को एक प्रकार से थोड़ा संकुचित अधिकार देता है। जैसे कि देखिए हाल ही में कृषि कानून पारित किए गए थे, 3 कृषि कानून जो सुधार के लिए पारित किए गए थे, उसमें अगर न्यायपालिका केवल इस प्रोविजन से देखेगी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो वह केवल यह देखेगी कि क्या संसद में जो मेजोरिटी जो सदस्य की जरूरत थी, आवश्यकता थी, वो उस तरीके से उपस्थित थे या नहीं थे। हालांकि उसमें यह भी विवाद था कि उस पर वोटिंग नहीं हुई थी। आने वाले समय हम पढ़ेंगे वोटिंग किस प्रकार से होती है। तो उसमें केवल जुडिशरी यह देखेगी कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, क्या उसमें केंद्र सरकार उन विषयों पर कानून बना सकती है, नहीं बना सकती है। जैसे केंद्र सरकार ने कहा है कि चूंकि वो अंतरराज्यीय व्यापार से संबंधित है, तो उन पे जो है केंद्र सरकार को अधिकार है केंद्र सूची के विषय बनाने का, यानी कृषि हालांकि राज्य सूची का विषय है, तो उस पर राज्य को कानून बनाना चाहिए, संवैधानिक तौर पे जो दायित्व दिया गया है। लेकिन सरकार ने अगर ऐसा प्रोविजन दिया तो एक ये प्रणाली देखी जा सकती है। दूसरा यह देखा जाएगा कि जो पारित करने की प्रक्रिया है वो सही है कि नहीं है, मतदान के जो प्रतिशत है या वोटिंग का जो प्रणाली अपनाई गई थी, जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उसमें सदस्यों का जो है व्यक्तिवार गिनती है, सदस्य जो गण है, जितने भी सदस्य गण है, उनकी एक एक व्यक्ति से गिनती नहीं हुई थी, तो उस सब प्रणाली हुई थी, यहां पर ये देखा जाएगा। लेकिन जो विधि की नियत प्रक्रिया है इसमें अल्टीमेट इंटेंशन देखा ना जाएगा। जैसे ही अगर इस प्रणाली में एक खड़ा उतर भी जाते हैं, मान लो कोई कानून, मैंने एक उदाहरण लिया, कोई भी कानून है, तो इस प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट या जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय, दोनों कर सकते हैं न्याय परीक्षा। तो वे यह देखेंगे कि जो जैसे कि हमारे फेडरल जो सिस्टम है,
फेडरल सिस्टम हमारे संघीय प्रणाली, वो संविधान की मौलिक विशेषता का भाग है। तो क्या उसके अंतर्गत उसको उल्लंघन करते हैं, क्या इंटेंशन में देखा जाएगा। और जब इंटेंशन की बात होती है तो वो एक व्यापक दायरा होता है, क्योंकि देखिए वहां पर सब्जेक्टिविटी है, यहां पर ऑब्जेक्टिविटी है, यहां पर ऑब्जेक्टिविटी है। ये चीज मैं आपको यहां पर दोनों चीजें और बताना चाहूंगा। एक चीज है ऑब्जेक्टिविटी और एक चीज है सब्जेक्टिविटी। देखिए ऑब्जेक्टिविटी यहां पर मैंने बताया कि यहां पर ऑब्जेक्टिविटी है और यहां पर सब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी से क्या से होता है, जैसे कि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रकार का एग्जाम होता है, अर्थात आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सीमित ऑप्शन है कि 4 में से एक चयन करना है ऑब्जेक्टिविटी का। और सब्जेक्टिविटी यानी कि व्यापक दायरा है। देखिए अगर मैं आपसे पूछा जाऊंगा कि भारत की कैपिटल, भारत की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे दिल्ली, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। तो इसमें एक व्यक्ति से, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, कोई भी बताएगा, यहां पर ऑब्जेक्टिविटी है कि यहां एक ही ऑप्शन है जो ही। तो यहां पर यह देखा जाएगा इसी प्रकार से कि विधि द्वारा जो नियम और लॉ बनाए गए हैं उसके हिसाब से पालन किया गया है। लेकिन जो सब्जेक्टिविटी है इसका दायरा जो है बड़ा व्यापक होता है सब्जेक्टिविटी का। सब्जेक्टिविटी में जैसे यूपीएससी का एग्जाम ही को दूसरा, अगर मैं इसका उदाहरण दूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आपने बताया भोपाल। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। यूएस की राजधानी क्या है, आपने बताया। यूएस की राजधानी क्या है, वाशिंगटन, आपने बताया। इस प्रकार से यहां पर ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका कैसा देश है, तो आपका ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो सकता है। हाँ, वहां पर भी सब्जेक्टिव हो सकती है, उसकी कुछ विशेषताएं हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपकी राय अलग हो सकती है। मैं बोलूं मध्य प्रदेश का कल्चर कैसा है, मध्य प्रदेश के लोग कैसे हैं, तो आपकी समझ के हिसाब से आपकी राय थोड़ी सी अलग हो सकती है, मेरी राय थोड़ी सी अलग हो सकती है। ऐसी जगह से अगर हम यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लें, उस हिसाब से मैं आपको एक और उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। जहां पर ऑब्जेक्टिविटी की बात की जाती है, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, वहां पर आप उससे अलग से आंसर नहीं दे सकते। जो आपको 4 ऑप्शन है उसमें से एक आंसर सही है वो आपको देना है, ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन मेंस सब्जेक्टिव एग्जाम है, वहां पर आपके पास चॉइस है कि आप अलग अलग तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और उसका कोई एक डेफिनेट तरीका नहीं है कि केवल यही परमानेंट तरीका है। तो ये 2 चीजें हैं। तो जब हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्टिविटी हो जाती है कि हाँ, जो प्रक्रिया उसका अनुपालन किया गया है नहीं किया गया है, उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है, उसमें बहुत ज्यादा जो है न्यायपालिका के पास जो है बहुत ज्यादा उसमें व्यापक दायरा नहीं होता है कि वो उसे आधार पर निश्चित करे। लेकिन यह दायरा बहुत ही विस्तृत है, ये न्यायपालिका को जो है असीमित पावर देता है। इसलिए हमने कहा था कि अमेरिका की जो संविधान में जो जुडिशरी है वहां पर जो है उसके पास अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट, और हमारे यहाँ पर दोनों का समन्वय है। और इसके बारे में जो प्रोविजन है आने वाले समय हम पढ़ेंगे, इसका विश्लेषण कैसे किया गया है, इमरजेंसी के टाइम पे कैसे हुआ था, एन गोपालन वाले मामले में कैसे हुआ था, तो मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। अब अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी इसमें काफी विस्तार से हो गया, लेकिन देखिए चीजों को ऐसे ही समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी में आजकल जो प्रीलिम्स में प्रश्न आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन कम आ रहे हैं। हालांकि अभी प्रश्न इन टॉपिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य किसमें है, या किसमें प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात की, इस तरीके के सरल प्रश्न भी आते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो आ रहे हैं उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आज के समय आ रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने से आपको मेंस जीएस पेपर 2 में और एथिक्स और गवर्नेंस में भी एक अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब अगर देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ जो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत से आशा ये है कि आप यहां पर देखते हैं ऐसा कोई है नहीं है कि यहां पर पावर है, यहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर यहां पर जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय वगैरह आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे जो है हमारी अधीनस्थ न्यायालय आ जाती हैं। तो ये जो है इस प्रकार से हमारे यहां जो प्रणाली है वो एकीकृत है, यहां पर अलग नहीं है, पहली बात। अब देखिए अमेरिका में क्या है, जैसे हम अमेरिका में जो है आप ऐसे मान के चलिए कि ये जो घेरा है, मान लीजिए ये यूएस हो गया और ये जो है स्टेट है। तो जो स्टेट की जुडिशरी होगी वो यहां पर स्टेट की जो कानून बनाए गए हैं उन पर निर्णय देगी, ठीक है। जो राज्यों के कानून है उन पर जो है अपनी न्यायिक समीक्षा करेगी, उन पर निर्णय देगी।
और जो यूएस की फेडरल कोर्ट है वो यूएस, पूरे यूएस के मामलों में। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो उच्च न्यायालय है वो केवल राज्य कानूनों का एनफोर्समेंट कराएंगे या राज्य मौलिक अधिकारों का, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर एकीकृत जुडिशरी, यहाँ का वर्डिक्ट यहाँ भी स्वीकार किया जाएगा, यहाँ का वर्डिक्ट यहाँ, अगर यहाँ कोई वर्डिक्ट दिया गया है तो यहाँ तक स्वीकार किया जाएगा। और इस तरीके से जो है एक प्रणाली है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय क्या है, देखिए संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अलग अलग राज्यों की अलग सीमित अधिकार परिभाषित किए हुए हैं, बहुत सारे कानून हैं। तो इसका क्रियान्वयन वाला जो निकाय है कि इनको क्रियान्वयन किया जा रहा है या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको देखने का काम जुडिशरी का है। ठीक है, कोई कानून बनाया गया, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो ये जुडिशरी है। तो जुडिशरी का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ पर राज्य स्तर पर भी, और जो हमारे राज्यों में जो जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय है, और हमारी जो उच्चतम न्यायालय मानिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उनकी ऐसी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, वो स्वतंत्र कॉलेजियम की प्रणाली के द्वारा की जाती है। हालांकि उसमें भी जो इशू है आने वाले समय हम कुछ पढ़ेंगे, उसमें क्या इशूज है, उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या रिफॉर्म की जरूरत है, तो उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है स्वतंत्र तरीके से। जो न्यायपालिका की जो फंड है, यहां पर हमने बात की नियुक्ति की, फिर वित्त, तो ये भारत की संचय निधि पर और राज्य की संचय निधि पर आधारित होते हैं। इन पर राज्यों में जो है विधायिका पर जो है मतदान नहीं किया सकता, भारत की संचय निधि पर होते हैं, तो उन्हें वित्त के लिए सरकार हटा वो रोक नहीं सकती। इनकी सेवा शर्तें जो है उनकी निश्चित एक सेवा शर्तें जो जितनी भी हैं, जैसे कि नियुक्ति वगैरह, सेवा शर्तें हैं, कार्यकाल है, और यहां तक कि बाद में उन्हें किसी भी न्यायिक या किसी भी पद वकालत करने से भी रोका जाता है। तो ऐसे जो है मतलब वकालत करने से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, तो ऐसी बहुत सारी जो भी प्रोविजन है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जैसे कार्यकाल है, ये सब है, इनको आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रावधान है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। हमेशा नहीं है कि मान लीजिए भारत की जो सरकार है वर्तमान में, जैसे कि मोदी सरकार है, अब उसे जुडिशरी का कोई फैसला पसंद नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो इसे हटा सकती है, उसे हटा सकती है, लेकिन वह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और बड़ी चुनौतीपूर्ण है। वो हटाना इसलिए अभी तक किसी भी न्यायालय, कोई भी जो न्यायाधीश है उसे हटाया नहीं गया है इस प्रणाली के अंतर्गत। एक मामला 1980 के 80-90 के दशक में आया था पंजाब में, चंडीगढ़ न्यायाधीश का, तो उन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया, तो ऐसा कुछ मामला आया था। तो अगर इसलिए जो है ये जो है प्रणाली जो है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ की गई। तीसरी जो चौथी बात जो की जाती है, देखिए यहाँ पर फिर 3 चीजें, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो मैं यहाँ पर अगर मौलिक अधिकार की बात करूं, देखिए हमारे संविधान में भाग 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो 12-13 है वहां पर विधि और लॉ, विधि और राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, वो आने वाले समय में पढ़ेंगे। फिर वहां 14 से लेकर 18 तक जो है समता का अधिकार है, 19 से लेकर 21-22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से लेकर 30 तक जो है हमारा संस्कृति का लिए अल्पसंख्यकों के प्रति लिए जो संस्कृति है वगैरह, धर्म संस्कृति और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है। और जो हमारा 32 है वो वहां पर संविधान में क्या बोलना चाहिए, यहां पर हो गया 32 जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां एक और था संपत्ति का अधिकार। तो यहां पर हमने समता की बात की। इनके आने इनके अंदर जो प्रोविजन है उनको भी हमने देखना है। यहां पर स्वतंत्रता, का अधिकार है, फिर यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और यहां पर आके तो यहां संपत्ति अधिकार था, उसे जो है 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था, 1978 में, सॉरी 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1978 में, उसे जो है
मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, उसी के पहले आप देखते हैं प्रीवी पर्स की समाप्ति होती है, तो वो आने वाले हम समय में पढ़ेंगे विस्तार से चीजों को लेकर। तो ये हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की संख्या ज्यादा है, जो वर्गीकरण के दृष्टिकोण से जो 6 में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो क्यों बनाए गए हैं? देखिए, नागरिकों को एक प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं भारत में। नागरिकों को यह अधिकार दिए गए हैं और राज्य का जो मनमाना रवैया है, राज्य से ऐसे कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, भी आप इसे समझिए, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, स्थानीय स्तर पर कोई निकाय है, जैसे कि पंचायत है, पंचायती कोई बॉडी है, या नगर निगम की कोई बॉडी है, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, तो वह राज्य के अंतर्गत आती है। तो राज्य का जो मनमाना रवैया है उसको नियंत्रित करने के लिए लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अर्थात उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधे जो है उच्च न्यायालय जा सकते हैं। हालांकि वो उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। और वहां पर जो उच्चतम न्यायालय है, अलग अलग आर्टिकल जो 32 है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का, या बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की जो उसे है आत्मा भी कहा, अगर एक अनुच्छेद की बात, क्योंकि ये जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए सबको इन्फोर्समेंट कराने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को देता है। और हम बाद में आने वाले समय की उच्चतम न्यायालय का जो रिट जारी करने का अधिकार है वो थोड़ा सा व्यापक भी है। उच्चतम न्यायालय के पास केवल यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों में रिट जारी कर सकती है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। लेकिन जो राज्य की उच्च न्यायालय है वो 226 के अंतर्गत, उनको दायरा जो है थोड़ा सा बड़ा है, वो सामान्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है। तो वो हम आने वाले समय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार इस तरीके से लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके रक्षा के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, या उनके संरक्षण के लिए जो जुडिशरी को जो है पावर दिए गए हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और राज्य के जो न्यायालय है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो जो है ये एक प्रकार से इनका 3 भागों में वर्गीकृत। अगर मैं आपको पहले यहाँ ये जो भाग मौलिक अधिकार है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था, भाग हमारे 3 में आते हैं। देखिए, जो हमारे पहले दिन की चर्चा थी, अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे हम उसमें वर्टिकल गहराई में जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाग 3 जो आते हैं मौलिक अधिकार में आते हैं। भाग 4 में जो 36 से 51 तक मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात होती है, इनका 3 वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। उदारवादी है, गांधीवादी है, समाजवादी है। जैसे कि कुछ उदार प्रोविजन संबंधित हैं कि लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य, सम्मान, ये सब चीजें मिलनी चाहिए। गांधीवादी सिद्धांत है, जो गांधी ने जो थ्योरी से पंचायती राज की बात की है अनुच्छेद 40 में। फिर समाजवादी जो है, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, निःशुल्क चीजें मिलनी चाहिए, साथ ही संपत्ति का समान वितरण है। तो इस प्रकार से 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, वो आने वाले समय हम देख लेंगे। आपको क्लैरिटी होना चाहिए, ताकि अगर आप मेंस में कहीं लिखने का अवसर मिलता है, जैसे मान लीजिए कहीं गांधी जी की प्रासंगिकता लिखना है, तो वहां पर भी आप इन चीजों का जिक्र जो है कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी आपको लिखने का अवसर मिलता है, तो आप एक डायमेंशन के तौर पर संवैधानिक जो डायमेंशन है उसके आधार पर, या मौलिक अधिकार का जो डायमेंशन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो डायमेंशन है, उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये बहुत बार यूपीएससी प्रश्न पूछा गया है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन राज्य करता है, तो व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय जा सकता है। लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के मामले में ऐसा नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, एक प्रकार से जो चुनी हुई सरकार है उसके ऊपर नैतिक दायित्व है कि अगर वह उन पर कार्य नहीं करती है, तो 5 साल बाद जनता उन्हें फिर से हटा सकती है, यानी कि उन्हें मतदान करके दूसरी सरकार ला सकती है। अब इसका एक कारण देखिए कि यह भी था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो जो हमारा संविधान बना था, तो वहां पर उतना जो है रिसोर्सेस, कहते हैं कि रिसोर्सेस उतने समय अवेलेबल नहीं थे, और अगर वो बना दिया जाता तो लोग जो है सीधे उच्चतम न्यायालय जाते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। समान रोजगार की बात की जाती है कि सबको रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, इन सब चीजों में स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो SC/ST के बच्चे हों, पर्यावरण, ये सब। तो बहुत सारी ऐसी जो है पिटीशन जाना स्टार्ट हो जाती है उच्चतम न्यायालय में। इसलिए एक पक्ष ये, दूसरा पक्ष ये कभी कहा जाता है कि देखिए, मौलिक अधिकार जो है, जैसे कि कल हमने प्रावधान पढ़ा था, वकीलों का और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का प्रभुत्व था संविधान सभा। लेकिन जो कमजोर लोग थे, और क्योंकि जो संविधान सभा चुनी गई थी, तो वहां पर भी 10% लोग जो चुनकर आए हुए थे, जो जिन्होंने भेजा था 10% लोगों को चुनकर,
तो उसके द्वारा जो है वो परिषद में जो सदस्य, परिषद में जो विधान परिषदें थी उसमें जो सदस्य आए थे उनको उनसे भेजा गया था 10% चुन के आए। तो 10% जो आपको अधिकार मिला था, मौलिक अधिकार 1935 के अधिनियम में, वहां पर संपत्ति कर, शिक्षा के अधिकार पर मतदान का अधिकार मिला था। तो एक प्रकार से जो एलिट तबका था तो उसने राजनीतिक मामलों को ज्यादा तवज्जो दी, बल्कि आर्थिक और जन कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा। हालांकि इसमें जो वो की गई है, स्थापना की गई है, तो इनको एनफोर्सबल नहीं बनाया, एक पक्ष ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही है या ये पक्ष सही है। बहुत किसी भी चीज को जो है आप आईएएस की तैयारी करते हैं, अलग अलग आपका दृष्टिकोण होना चाहिए चीजों को अलग अलग देखने से। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक दृष्टिकोण ये कहता है। तो यहाँ पर जो है, और जो राज्य के नीति निषेध तत्व है, लेकिन हालांकि हमेशा आपको इन सब चीजों में ज्यादा जो क्रिटिसिज्म में जाके जो पॉजिटिव चीजों में फोकस करना है, क्योंकि संविधान आपका आधार है। आप ऑल इंडिया सर्विस में जा रहे हैं तो जब तक आईएएस के एग्जाम में और उसके बाद भी, तो आपको इन वैल्यूज पे आपको खरा उतरना है। और जो राज्य के नीति निषेध तत्व है वो यहाँ पर एक वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से प्रोविजन है जो आम जन की बेहतरी और भलाई के लिए बनाए हैं, ना कि एक पुलिस राज्य की, बल्कि पुलिस द्वारा दमनीय सरकार की, जैसे कि ब्रिटिश कानून में या ब्रिटिश समय में ऐसा होता था। तीसरा जो है यहां पर मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण से समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 का बनाकर अनुच्छेद 51 में जोड़े गए थे, 51A में। तो वहां पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्य 11 हैं, पहले 10 थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ दिया गया था कि पालक की जिम्मेदारी होगी पालन करता है बच्चों को जो है बुनियादी शिक्षा मिले, तो उनकी कर्तव्य होगा उनको प्रदान करें। ये भी जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, या कोई प्रतिबंध नहीं है। ये नागरिकों के ऊपर एक प्रकार से नैतिक दायित्व है कि आप राज्य के ऊपर, राज्य के प्रति या स्टेट के प्रति, एज ए नेशन के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो आप इसे पढ़ें, इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में संभावना होती है, और आप जब भी एथिक्स वगैरह में लिखते हैं या मेंस में लिखते हैं तो आप यहां से भी चीजें उठा सकते हैं। ये मौलिक कर्तव्य हुए। देखिए 2-3 चीजें और मैं फैक्ट के तौर पर बता दूं कि जब उस समय पर स्वर्ण से समिति ने जो है और भी कुछ सिफारिशें दी थी, तो पूरी जो सिफारिशें थी उनको नहीं अपनाया गया था, बल्कि कुछ चुनिंदा अपनाए, जैसे कि टैक्स देना अनिवार्य है या उल्लंघन करने पर जुर्माने या दंड का प्रावधान है, उसे छोड़ के कुछ जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको अपनाया गया था। तो आज जो है हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से चर्चा जो कल स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी चर्चा है हम इन 5 प्रोविजन के साथ समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर हमारा जो है वो बड़ा हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे। इसके जो आगे के जो प्रोविजंस हैं उनको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर चीजें समझने वाली थी, जो आपकी आने वाले समय में इंडियन पॉलिटी आप पढ़ेंगे उसकी बुनियाद रखने वाली है। तो इसलिए इनको आप अच्छे समझिए। कुछ चीजें अस्पष्ट हो जाती हैं, आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज और, हम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसके सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो आप चाहें तो बुक भी प्रॉपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि शब्दावली अगर आपके निर्माण की, जो शब्दावली की बात है, जैसे कि हालांकि मैं ऐसे पढ़ाता हूं आपको कि जो शब्दावली जैसे क्या है, मैं अगर आपको बहुत सारे डेली लाइफ के भी एग्जाम्पल दूं और देता भी हूं समय समय पर जहां आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल दूं और एक आम बोलचाल की भाषा में बात करूं, तो आपकी वो लिखने वाली जो स्किल्स है, मेंस में लिखने वाले जो कौशल है वो नहीं आ पाएगा। तो शब्दावली निर्माण भी आपका बहुत जरूरी है। जो शब्दकोश है अलग अलग विषयों का, हर विषय का एक अलग शब्दकोश होता है, तो वहां पर भी वो भी आपका बनता चले। और आप किताब भी है, अगर आप चाहें तो किताब भी पढ़ सकते हैं कंटिन्यूस के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।